सैमसंग के मिड रेंज फोन्स बहुत टाइम से कंपटीशन के पीछे चल रहे हैं और ये कंप्लीटली सिर्फ ब्रांड वैल्यू के नाम पे बिकते हैं। फिर भी मैंने इस चीज को टेस्ट करने के लिए इनके A56 का कंपैरिजन नॉर्ड 5 से किया। दोनों ही बजट में आने वाले ओवरऑल बैलेंस्ड फोन्स है। तो चलो फिर आओ देखते हैं किसका बैलेंस कितना बिगड़ा हुआ है। सैमसंग के डिजाइन को देखें तो ये टिपिकल सैमसंग स्टाइल का फोन है, पर कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन यहाँ जनरल सैमसंग से अलग है। एंड इसका बैक पैनल ग्लास का है, जिसका अगर आप कोई डार्क कलर लोगे तो ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट ही है। वन प्लस का डिजाइन देखोगे तो ये आपको A56 विद स्टेरॉइड्स लगेगा एंड इसकी भी बैक ग्लास की ही बनी हुई है, बट ये मैट है। सो ओवरऑल ये बेटर लगता है, बट इसका फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का है। सैमसंग का फ्रेम एल्यूमिनियम का होने के कारण थोड़ी प्रीमियम फील देता है। इन हैंड फील में दोनों फोन्स फ्लैट बिल्ड विद स्लाइट स्मूथ एजेस के साथ आते हैं और वन प्लस में बैटरी 6800 mAh की है, तो ये सैमसंग के कंपैरिजन में थोड़ा भरा भरा आता है। इवन वन प्लस का वेट 218 ग्राम्स है, जबकि सैमसंग का 198 ग्राम्स का है। थिकनेस देखें तो नंबर्स में वन प्लस 8.1 mm का है और सैमसंग 7.4 mm का है, लेकिन रियलिटी में ये डिफरेंस उल्टा ही है। थिकनेस आपको बहुत सिमिलर ही लगती है। वन प्लस में आपको अलग से एक प्लस की मिलती है, जिसे आप अलग अलग चीजों के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। सैमसंग के पास ऐसा कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं है। आईपी रेटिंग के मामले में वन प्लस में सिर्फ IP65 मिलता है, सैमसंग में IP67 है, जो कि डेफिनेटली वन प्लस से बेटर है। एंड एट लास्ट वन प्लस के बॉक्स में आपको चार्जर, केस वगैरह सब मिलता है और इस पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ आता है, जबकि सैमसंग आपको केबल के अलावा कुछ नहीं देता। डिस्प्ले की तरफ देखें तो दोनों ही फोन्स में हमें फ्लैट पैनल्स मिलते हैं। वन प्लस यहाँ 1.5K रेजोल्यूशन ऑफर करता है, जबकि सैमसंग फुल HD ही है, जो कि अब तक 1.5K हो जाना चाहिए था। अब क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले हल्की सी छोटी है, तो ये साइज वाइज मोस्ट यूजर्स के लिए परफेक्ट लगती है। सैमसंग में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि वन प्लस में 144 हर्ट्ज है, जो कि मोस्टली 120 हर्ट्ज पे काम करता है, बट कुछ एप्स 144 हर्ट्ज का फायदा ले सकती हैं। दोनों ही डिस्प्लेस पे गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है। वन प्लस गोरिल्ला ग्लास 7i देता है, जबकि सैमसंग विक्टस प्लस के साथ आता है, जो कि ऑब्वियसली वन प्लस वाले से बेटर है। डिस्प्ले के बेजल्स वन प्लस में ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल और पतले मिलते हैं, लेकिन सैमसंग की जो चिन है वो हल्की सी बड़ी है। अब कलर ट्यूनिंग दोनों की ही अच्छी है, लेकिन बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वन प्लस बाय डिफॉल्ट विविड मोड पे सेट होता है और ये बहुत कॉन्ट्रास्टी कलर्स दिखाता है, जबकि सैमसंग विविड मोड पे भी म्यूटेड कलर्स ही दिखाता है। दोनों में अगर आप कलर मोड को नेचुरल पे शिफ्ट भी कर दोगे तो भी वन प्लस के कलर्स हल्के से वाइब्रेंट लगेंगे। 4K प्लेबैक दोनों में ही हो जाता है और आप दोनों से HDR कंटेंट देख सकते हो। ब्राइटनेस की बात करें तो सैमसंग में 1200 निट्स की HBM है, जबकि वन प्लस 1400 निट्स ऑफर करता है। एंड ये सिर्फ नंबर्स में नहीं है, इंडोर आउटडोर हर जगह वन प्लस में ब्राइटनेस स्लाइटली बेटर है। और जो लोग फ्लिकरिंग सेंसिटिव है उनके लिए वन प्लस का डिस्प्ले बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको सैमसंग के 480 हर्ट्ज PWM के कंपैरिजन में 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का ही पाताल में है एंड सैमसंग वाला जनरली भी स्लो है और एनिमेशन के कारण थोड़ा ज्यादा स्लो लगता है। नाउ लेट्स मूव टू परफॉर्मेंस एंड यहाँ मैं कहूंगा कि वन प्लस के पास एक क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ आपको पिछले साल वाला 8s Gen 3 मिलता है और सैमसंग में Exynos 1580 है। रैम भी वन प्लस में DDR5X है, सैमसंग में DDR4X है। स्टोरेज दोनों में UFS 3.1 है। सबसे पहले एंथुतु देखें तो वन प्लस में स्कोर अराउंड 1.48 मिलियन और सैमसंग में अराउंड 7.8 लाख है। वन प्लस का स्कोर ऑलमोस्ट डबल है। Geekbench CPU की हालत भी बिल्कुल सिमिलर सी है, सेम ही GPU स्कोर्स के साथ भी है। 3D मार्क देखें तो स्टेबिलिटी दोनों की ही आसपास है, पर वन प्लस के स्कोर्स यहाँ भी डबल है। वन प्लस का जो लोएस्ट स्कोर है सैमसंग का हाईएस्ट भी उसका आधा है। सैमसंग के परफॉर्मेंस की हालत बजट में काफी खराब है। हालांकि डे टू डे यूसेज में दोनों फोन सेम स्मूथ चलते हैं। मल्टीटास्किंग, रैम मैनेजमेंट भी सिमिलर सी है, दोनों के बैकग्राउंड में एप्स ओपन रहती है, लेकिन क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस में इतना बड़ा गैप है तो आफ्टर अ वाइल सैमसंग परफॉर्मेंस में थोड़ी दिक्कत देने लगेगा। एंड दोनों में मैंने 30 मिनट्स के लिए मैक्स सेटिंग्स पे गेंशिन और BGMI खेले और हालत आपके सामने है। वन प्लस में एवरेज FPS तो बेटर है, लेकिन इसका टेम्परेचर भी ज्यादा गया है। सैमसंग में FPS भी कम आए हैं और टेम्परेचर भी कम है, बट नॉर्ड में आप साइड बार से परफॉर्मेंस बूस्ट करके 144 FPS तक भी लेके जा सकते हो। तो वन प्लस के पास ये एक एडवांटेज है। तो गेमिंग वैसे तो दोनों का ही प्राइमरी फोकस नहीं है, बट अगर आप थोड़ी हीटिंग को मैनेज कर सको तो वन प्लस ले लो। अब बैटरी का देखें तो वन प्लस के पास फिर से एक क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि इनके पास 6800 mAh बैटरी है एंड सैमसंग में 5000 mAh है। और फिर वन प्लस आपको 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में देता है। सैमसंग 45 वॉट की चार्जिंग ऑफर जरूर करता है, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं है। वन प्लस का तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आपको उससे ही समझ आ जाएगा। मैंने सब कर दिया, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, वीडियो कॉल्स, गेमिंग वगैरह सब कुछ। और ऐसे केस में वन प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम 9 घंटे आया है एंड ओवरऑल ये फोन ऑलमोस्ट 30 घंटे चला था। एंड सारे टाइम दोनों फोन्स मोबाइल डेटा पे थे, वाईफाई बंद रखा हुआ है। तो वन प्लस की बैटरी से तो आपको कोई शिकायत आनी ही नहीं चाहिए। सैमसंग का सिमिलर यूसेज में SOT 7 आवर्स 50 मिनट्स का है एंड ये 5000 mAh के हिसाब से काफी रिस्पेक्टेबल है और ये भी पूरा टाइम मोबाइल डेटा पे ही था। कंक्लूजन सिंपल है, बैटरी दोनों की ही एक दिन से ऊपर चल जाती है,
लेकिन OnePlus आपको ज्यादा लंबा चलेगा। चार्जिंग की बात करें तो सैमसंग को मैंने मैक्स स्पीड पे चार्ज करने के लिए iQOO का 120 वॉट वाला चार्जर यूज किया। उसके साथ इसे 4 से 50 जाने में 37 मिनट्स और फुल चार्ज होने में 1 आवर 37 मिनट्स लगते हैं। वहीं OnePlus को 5 से 50 जाने में 25 मिनट्स लगे और फुल चार्ज होने में 1 आवर 5 मिनट्स का टाइम लगता है। सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों ही फोन्स के OS गोटेड है। OxygenOS 15 और One UI 7 दोनों ही UIs लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन सैमसंग ने One UI 7 को एक 40,000 के फोन में 15,000 वाली फील दे रखी है। जैसे देखो, OnePlus में आपको स्टार्टिंग में इतनी एप्स मिलती है और इसमें से गंदा ब्लोटवेयर कोई भी नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा एप्स आपको मिलती है। वहीं सैमसंग इन 3 एप्स को तो फोर्सफुली इंस्टॉल करेगा और बाकी की जो 3 है ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है, जिन्हें आप डीसिलेक्ट कर सकते हो। और ग्लैंस की लॉक स्क्रीन आपको दोनों में मिलती है, लेकिन OnePlus में ये डिसेबल होके आती है। सैमसंग में आपको इसे बंद करना पड़ेगा और इसे बंद करने का प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं होता। दोनों ही फोन्स में इनका खुद का डायलर है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग बिना नोटिफिकेशंस के कर सकते हो। अपडेट्स के मामले में दोनों ही फोन्स आपको 6 साल तक के अपडेट्स देंगे, लेकिन सैमसंग के पास यहाँ पे एक एडवांटेज है कि ये 6 साल के OS अपडेट्स भी देंगे। वहीं OnePlus में 4 OS अपडेट्स हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, और अपडेट्स दोनों में अच्छे आते हैं, टाइम पे भी आते हैं, तो यहाँ पे कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। एडिशनल फीचर्स में सैमसंग के पास इनका वॉलेट है, जिसमें आप अपनी IDs, पेमेंट कार्ड्स वगैरह रख सकते हो, और ये बहुत काम की चीज है जो आपको और किसी भी UI में नहीं मिलती। साथ में इसमें आपको गुड लॉक का सपोर्ट भी मिलता है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन OnePlus के पास IR ब्लास्टर है, जो कि सैमसंग के पास नहीं है। अब AI फीचर्स आपको दोनों में मिलेंगे। बेसिक सर्कल टू सर्च, गैलरी में AI इरेजर, ये सब एकदम सही काम करता है। पर OnePlus में AI कॉल असिस्टेंट भी मिलता है, यानी कि यहाँ कॉल ट्रांसलेशन, समरी वगैरह सब बन जाता है। एडिशनली AI राइटर और AI अनब्लर का भी ऑप्शन दे रखा है। AI परफेक्ट शॉट आपको दोनों फोन्स में मिलेगा। इवन OnePlus ने कुछ टाइम पहले अपना माइंड स्पेस भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक्चुअल में अच्छा फीचर है। हैप्टिक्स के मामले में OnePlus के फोन्स अक्सर बेस्ट माने जाते हैं, एंड यहाँ भी सेम सीन है। वो हैप्टिक्स का इंटीग्रेशन OnePlus में एक्चुअली बहुत प्रिसाइज्ड है। वहीं सैमसंग में हैप्टिक्स आपको ठीक मिलते हैं, लेकिन OnePlus की इंटेंसिटी बेटर है और इंप्लीमेंटेशन भी OnePlus में ज्यादा जगहों पे किया हुआ है। तो UI वाइज दोनों ही अच्छे डिवाइसेस हैं, बस One UI में आपको कुछ चीजें बंद करनी पड़ेंगी ताकि दिक्कत ना हो। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं और दोनों के ही प्राइस के हिसाब से अच्छे हैं। लाउडनेस बहुत ही सिमिलर है, OnePlus में हल्की सी क्लैरिटी बेटर है। सैमसंग में आपको डॉल्बी एटमॉस तो मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसे बंद करा हुआ है, आई डोंट नो क्यों। तो इसे आप ऑन कर लेना, काफी फर्क पड़ जाएगा। OnePlus में इनका खुद का ओ रियलिटी आता है और काम दोनों सेम ही करते हैं। बाकी एक बार आप सैंपल सुन के देखो। तो दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्वालिटी सिमिलर सी ही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ और वाईफाई में मुझे दोनों फोन्स में कोई इशू नहीं है। कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन दोनों में बढ़िया है। 5G की स्पीड्स मैंने इंडोर में टेस्ट करी थी, तो OnePlus की स्पीड्स बेटर आ रही है। हालांकि कॉल्स वगैरह में कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पीड सैमसंग में कम है। लेकिन सैमसंग में eSIM का सपोर्ट है, OnePlus में नहीं है। अब कैमरास को देखें तो हार्डवेयर वाइज दोनों के पास अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। A56 में आपको 3 कैमरा मिलेंगे, एक 50 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 5 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो। जबकि OnePlus में 50 मेगापिक्सल का मेन और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। डेडिकेटेड मैक्रो इसमें नहीं है, लेकिन फिर OnePlus ने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जबकि सैमसंग के पास 12 मेगापिक्सल है। अब कैमराज में स्पेक्स का क्या ही है, आप फोटोज देखो। डे लाइट में देखोगे तो दोनों की कलर ट्यूनिंग एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। सैमसंग कूलर साइड पे है और OnePlus वार्मर साइड पे है, और OnePlus कलर्स को थोड़ा बूस्ट करता है एंड सैमसंग फोटोज को कुछ ज्यादा ही न्यूट्रल साइड पे रखता है, जिसके कारण कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम लगता है और A56 की फोटोज थोड़ी हेजी भी लगती है। HDR के मामले में दोनों सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ह्यूमन फोटोज का आइडिया पोर्ट्रेट मोड से पता करते हैं। कलर ट्यूनिंग की कहानी पोर्ट्रेट्स में भी सेम है। सैमसंग कूल इमेजेस दे रहा है, OnePlus वार्म, एंड मैक्सिमम केसेस में आप OnePlus को प्रेफर करोगे। ब्लर देखें तो दोनों ही आर्टिफिशियल लुक देते हैं, तो आप चाहो तो इनकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो, बट रिजल्ट्स आपको OnePlus के ज्यादा पसंद आएंगे। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में दोनों की ही डिटेल्स एवरेज है, पर जो शैडोज एंड हाईलाइट कंट्रोल है वो OnePlus में स्लाइटली बेटर है। डायनामिक रेंज और डेप्थ दोनों फोन्स में ठीक आती है, पर जैसे ही लाइट कम हो तो दोनों स्ट्रगल करते हैं। OnePlus के पास कोई डेडिकेटेड मैक्रो लेंस नहीं है, लेकिन सैमसंग के पास एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, लेकिन आउटकम फिर भी OnePlus का ही बेटर है। सैमसंग में इतनी डिटेल्स नहीं है। सेल्फी मेगापिक्सल में OnePlus भले ही आगे है,
बट रिजल्ट्स में सैमसंग की सेल्फीज बेटर ट्यून्ड है। डिटेल्स और स्किन टोन्स दोनों सैमसंग में अच्छी आ रही है। OnePlus में थोड़ा व्हाइटिश टोन है एंड लाइट कंट्रोल भी सैमसंग का ही बेटर है। लो लाइट सैंपल्स देखें तो सैमसंग के थोड़े हेजी आते हैं एंड इसका लाइट कंट्रोल भी ठीक ठाक सही है। OnePlus की फोटोज थोड़ी ब्राइट है और लाइट्स का कलर भी एक्यूरेट है। बैक कैमरा से वीडियोस की बात करें तो सैमसंग में आप 4K 30 FPS तक जा सकते हो। OnePlus आपको 4K 60 FPS देता है, लेकिन सैमसंग में आप HDR वीडियोस बना सकते हो, OnePlus में वो नहीं है। लेकिन आउटकम देखोगे तो OnePlus का बेटर आएगा। सैमसंग शैडोज को ठीक से मैनेज नहीं कर रहा और इसमें शार्पनेस भी है जिसकी जरूरत नहीं है। फोरहेड पे जो लाइट पड़ रही है वो सैमसंग में पता चल रहा है, OnePlus ने उसको इवनली सेट कर दिया है। सो OnePlus का आउटकम अच्छा है और स्टेबलाइजेशन दोनों की एक जैसी ही है। फ्रंट कैमरा की वीडियो पे आए तो OnePlus यहाँ आपको 4K 60 FPS तक का ऑप्शन देता है, जबकि सैमसंग 4K 30 FPS तक ही लिमिटेड है। आउटकम देखें तो सैमसंग का ज्यादा नेचुरल लग रहा है, स्किन के कलर्स वगैरह बेटर आ रहे हैं। वहीं OnePlus का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है और दूसरा इसमें स्टेबलाइजेशन भी सैमसंग से बेटर है। ओवरऑल अगर मुझे एक कैमरा सिस्टम चूज करना हो, आई वुड पिक OnePlus। बट अगर आपकी प्रायोरिटी फ्रंट कैमरा है तो आपको सैमसंग बेटर लगेगा। प्राइसिंग देखें तो विदाउट ऑफर्स OnePlus 32,000 का है और सैमसंग 39,000 का है। और OnePlus के बेस वेरिएंट में आपको 256 GB की स्टोरेज मिलेगी, जबकि सैमसंग में 128 GB है। कंक्लूजन काफी सिंपल है, इन दोनों फोन्स में Nord 5 एक बेटर डिवाइस है क्योंकि ये ओवरऑल बैलेंस्ड फोन है। सैमसंग को अपने मिड रेंज को सही करने की काफी ज्यादा जरूरत है। चलो मैंने तो बता दिया है, अभी आपस में सही करते रहेंगे। मेरा आज का हो गया। This is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.